So hello everyone, the name is Ashu and you are watching our YouTube channel Inside Scholar Academy। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरीवन इज फिट एंड फैंटास्टिक। तो इससे पहले हमने क्लास 10 के चैप्टर 1 के बारे में बात करी थी जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप उस चैप्टर से रिलेटेड किसी की क्वेरी या कोई डाउट्स बचा नहीं होगा, और कोई बच्चा अगर ऐसा है कि किसी की डाउट की क्वेरी चैप्टर से रिलेटेड बची है तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बोल सकता है। हम जल्दी से जल्दी उस क्वेरीज का आंसर आपको करा देंगे। तो आज का चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आती हैं। ब्रेन वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर के बाद आपकी जो डाउट्स या क्वेरीज हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं पहले फ्लो चार्ट पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे भाई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखेंगे आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्या होता है कंट्रोल, क्या होता है कोऑर्डिनेशन। उसके बाद में आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके बाद ह्यूमन ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, और लास्टली आप पढ़ने वाले हैं हॉर्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये देखने में 5-6 पोर्शंस हैं। आपको लग रहा होगा देखने में कि छोटा सा चैप्टर है, इजीली कवर अप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हीं चीज़ों में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, और जैसे जैसे चैप्टर आपको कराया जाएगा वैसे वैसे आपको तैयारी करनी है। आई होप इस चैप्टर के बाद में आपको कोई भी डाउट या क्वेरी चैप्टर से रिलेटेड आपकी बचेगी नहीं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। सबसे पहली आपके सामने हेडिंग है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसके बारे में? चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी जो इंट्रोडक्शन है वो किसके बारे में होगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में होगा। देखिए, ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू रेस्पॉन्ड एनवायरमेंटल चेंजेस। ऑर्गेनिजम्स को जरूरत पड़ती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, किस चीज का रेस्पॉन्ड करने के लिए? किस चीज का रेस्पॉन्ड करने के लिए? एनवायरमेंटल चेंजेस का रेस्पॉन्ड करने के लिए। आपने देखा होगा जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। तो ये जो रेस्पॉन्स की प्रोसेस है वो किसके अंदर आती है? बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आती है। समझे मेरी बात? अब ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ तक समझ गया कि सभी ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, किसका रेस्पॉन्ड करने के लिए? एनवायरमेंटल चेंजेस का रिस्पॉन्ड करने के लिए। ठीक है। दीज प्रोसेस आर मैनेज्ड बाय नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यानी जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस है उसको कराने के लिए दो मेजर चीजें जरूरी होती हैं जिसका नाम होता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसीलिए हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को डिवाइड कर दिया है दो मेजर पार्ट्स में, जिनका नाम है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या होता है नर्वस सिस्टम? देखिए, नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पेशल सेल्स, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्पेशल सेल्स जिनका नाम है न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा एक तरह की स्पेशल सेल्स का नेटवर्क होता है। यानी बहुत सारी स्पेशल सेल्स जुड़े होंगे आपस में और जुड़कर एक चेन बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम बोलेंगे। अब वो स्पेशल सेल्स क्या हैं भाई? न्यूरॉन्स है। क्या है? न्यूरॉन्स हैं। देखिए, एक ट्रांसमिट सिग्नल्स। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है। सपोज कीजिए बाहर के एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ, अब उस चेंज को रेस्पॉन्ड कराने के लिए हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये एक सेंस ऑर्गन है, इससे कनेक्टेड होंगे न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स सिग्नल लेकर जाएंगे थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। अब ब्रेन में जब सिग्नल पहुंचाएंगे तो हमको पता चलेगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में कोई चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के फंक्शंस में भी चेंज होने चाहिए, जिससे उस तरह के एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी सर्वाइव कर सके। समझे मेरी बात? तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे भाई? सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जितने भी फंक्शंस आप करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब सिग्नल्स कहाँ से जा रहे हैं भाई? ब्रेन से जा रहे हैं। कौन लेकर जा रहा है? न्यूरॉन लेकर जा रहे हैं। मेरे ब्रेन ने सोचा, यानी सिग्नल्स भेजे किसके पास? हाथ के पास। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा हाथ ही ऊपर उठ जाए, तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल भेजे मेरे हाथ के पास, यहाँ पर मसल्स हैं,
मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर गए, अभी आप पढ़ोगे सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शन होता है। तो सिग्नल्स पहुंचे, मैंने हाथ ऊपर कर लिया। अब यहां से इंफॉर्मेशन भी तो गई है सिग्नल्स के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन लेकर कौन गया, न्यूरॉन लेकर गया। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीजें। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, फॉर द एनवायरमेंट, सॉरी फ्रॉम द एनवायरमेंट, एंड प्रोसेस इट टू कोऑर्डिनेट बॉडी रेस्पॉन्सेस, और इसको प्रोसेस कराते हैं हमारी बॉडी रेस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। आप ठंड में जाते हो आपको ठंड लगती है, आप गर्मी में जाते हो आपको गर्मी लगती है, क्यों लगती है, क्यों लगती है? अगर हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स नहीं होते या हमारी सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते या सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, इन सेंस ऑर्गन से जुड़ी होती हैं आपकी सेंसरी नर्व्स, जो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस को बताती हैं आपके ब्रेन में ले जाकर। सपोज कीजिए मैं अब एसी के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं तो मुझे ठंडा ठंडा फील होगा, है ना? फील क्यों होगा? क्योंकि ये जो मेरा सेंस ऑर्गन है इससे जुड़े हुए हैं मेरी नर्व्स या न्यूरॉन्स। अब ये न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाएंगे ब्रेन के पास, जो बताएंगे कि भाई बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, हमारी बॉडी को ठंड लग रही है। अब वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो एक तरह से जो बॉडी हमारी कोऑर्डिनेट कर रही है फॉर सर्वाइवल। ठंड में डिफरेंट तरह से फंक्शन करेगी बॉडी, ज्यादा तेज गर्मी में डिफरेंट तरह से फंक्शन करेगी। क्या करने के लिए? हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए या डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशंस जा रही हैं वो बेसिकली लेकर कौन जा रहा है, आपके न्यूरॉन्स लेकर जा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, हम फटाफट से आपके क्वेश्चन का आंसर आपको करा देंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए, अब नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही है तो स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी होगा कि स्ट्रक्चर क्या होती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। अभी हमने पढ़ा कि जो नर्वस सिस्टम है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना है, जिनको हमने क्या कहा है भाई, न्यूरॉन्स कहा है। यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना है। बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं और जुड़कर क्या बना दिया, एक बड़ा सा नर्वस सिस्टम बना दिया। क्लियर? देखिए न्यूरॉन्स के बारे में देखते हैं क्या होते हैं। न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है? बेसिक यूनिट्स हैं नर्वस सिस्टम की। जैसे हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है, सेल, आपको पता है। इसी तरह से जो नर्वस सिस्टम है उसकी बेसिक यूनिट कौन है, न्यूरॉन्स है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स ने मिलकर क्या बना दिया, एक नर्वस सिस्टम बना दिया। न्यूरॉन्स आर स्पेशल सेल्स। न्यूरॉन्स क्या है, बहुत ज्यादा स्पेशल सेल्स है जिनका काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। समझे? यानी ये क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फॉर्म में। समझ गए मेरी बात? देयर आर सम मेजर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। अब हम देखते हैं न्यूरॉन्स के कुछ मेजर पार्ट्स के बारे में। जो न्यूरॉन्स होता है उसके क्या पार्ट्स होते हैं, किन किन चीजों से मिलकर न्यूरॉन्स बना होता है, किन चीजों का क्या क्या फंक्शन होता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। चलिए, जो न्यूरॉन होगा उसका सबसे पहला पार्ट होगा डेंड्राइट। आपको यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रही है, वन बाय वन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और फिर समझाऊंगा कि किसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है। देखिए, दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन, जो रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स। ठीक है, देखिए अब ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर ब्रांचेस आपको नजर आ रही होंगी। सबको दिख रही हैं भाई? बोलो, दिख रही हैं? ये जो ब्रांचेस हैं इन ब्रांचेस को बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब एक मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे न्यूरॉन आपस में जुड़े हैं और जिनका जुड़कर उन्होंने चेन बना रखी है एक, तो वो जिस पोर्शन से जुड़े हैं वो पोर्शन क्या है, डेंड्राइट्स है। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का काम कौन करता है, डेंड्राइट करता है। अब जब इस न्यूरॉन में सपोज कीजिए सिग्नल्स हैं, अब यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसफर होंगे वो किसके थ्रू होंगे, डेंड्राइट्स के थ्रू होंगे। तो ये रिसीव करने का काम करता है
एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल्स। इस वाले न्यूरॉन, सपोज कीजिए न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है, तो ये दोनों न्यूरॉन डेंड्राइट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो डेंड्राइट्स बेसिकली कर क्या रहा है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराने का काम कर रहा है पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला है आपका सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी या साइटोन। देखिए, इट इज ए लार्ज स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हाँ भाई, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? सेल बॉडी साइटोन या सोमा भी बोला जाता है। जो आपके सिलेबस में है वो सेल बॉडी या साइटोन लिखा हुआ है, लेकिन इसका दूसरा नाम सोमा भी है, इसको सोमा भी कहते हैं। तो देखिए, इट इज अ लार्ज स्टार लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये एक बड़ा स्टार लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए, अगर आपको यहाँ डायग्राम में ध्यान से दिखाई दे रहा हो ये, तो ये स्ट्रक्चर जो बन रही है वो स्टार लाइक बन रही है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या भरा हुआ होता है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है। और ये जो राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या है? आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? आपका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से एक चीज आपको याद आ रही होगी, फटाफट से याद करो। आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा सेल। मैंने सेल के अंदर आपको बताया होगा कि जो सेल होती है उसका कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो पूरी ही सेल को कंट्रोल करता है। अब ये न्यूरॉन, ये भी तो नर्व सेल है, तो इस सेल को कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। तो बेसिकली जो कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस का, वो कहाँ पर है? सेल बॉडी या साइटोन के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, सबको समझ आ रही है बात। चलिए, तीसरा वाला पार्ट क्या है भाई? एक्सोन। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल, यानी सेल से दूर लेकर जाते हैं। रिसीव कौन कर रहे हैं? डेंड्राइट कर रहे हैं। डेंड्राइट से कहाँ पहुंचे सिग्नल्स? साइटोन में पहुंचे, ये सेल बॉडी में पहुंचे। फिर सेल बॉडी से कहाँ जाएंगे? एक्सोन में जाएंगे। तो एक्सोन क्या कर रहा है? इन सिग्नल्स को अवे कर रहा है, यानी दूर लेकर जा रहा है आपकी नर्व सेल से। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। देखिए, ये एक्सोन टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर ये जो टर्मिनल हैं, ये आपके दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट से जुड़े होते हैं। सपोज कीजिए टर्मिनल है। अब ये जो टर्मिनल होगा वो दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ होगा, इस तरह से, यानी इस तरह से कनेक्टेड होगा। ये मैंने क्या बना दिया? यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन बना दिया। तो ये जो एक्सोन टर्मिनल हैं, ये क्या करते हैं? दूसरे न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब ये कुछ गोल गोल राउंड सी शीट आपको नजर आ रही होंगी, ये यहाँ पर ये पैकेट से नजर आ रहे होंगे। इन पैकेट्स को बोलते हैं भाई माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ये आपके सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जो माइलिन शीथ होती है, इसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला फंक्शन होता है स्पीडिंग, स्पीड ऑफ इम्पल्सिस, स्पीड ऑफ इम्पल्सिस। और दूसरा मेजर फंक्शन होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सोन। और भी फंक्शंस होते हैं भाई, लेकिन अभी फिलहाल आप दो मेजर फंक्शंस के बारे में देखिए। जो माइलिन शीथ के छोटे छोटे पैकेट्स आपको नजर आ रहे हैं, उसके दो मेजर फंक्शन होते हैं। पहला कि ये आपके जो स्पीड है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के फ्लो होने की, उसको मेंटेन करने का काम करता है माइलिन शीथ। और दूसरा है कि जो एक्सोन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। समझ गए? ये वाला आपका एक्सोन है, इसको स्ट्रेंथ देने का काम कौन कर रहा है? माइलिन शीथ कर रही है। दूसरा जो इम्पल्सेस आपके फ्लो हो रहे हैं एक्सोन के थ्रू, उसको स्पीड अप करने का काम, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम कौन करेगा? माइलिन शीथ करेगा। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद में देखते हैं हम साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है? देखिए, साइनेप्स इज ए जंक्शन और गैप। साइनेप क्या है? एक जंक्शन या गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जहां पर जुड़ा होता है, उसके बीच में कुछ माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। उस माइक्रोस्कोपिक गैप को क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट, ये हेल्प कराता है कम्युनिकेट करने में टू न्यूरॉन्स को, यानी दो न्यूरॉन्स को कम्युनिकेट कराने में कौन हेल्प कराता है? साइनेप्स हेल्प कराता है। एंड ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। और क्या भी कराता है भाई?
इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कराने का काम भी करता है। क्लियर? साइनेप्स क्या है? जहां पर दो न्यूरॉन्स बन रहे हैं, उन दो न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये दो न्यूरॉन को जोड़ने और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को ट्रांसफर कराने का काम करता है। समझ गए यहां तक? चलिए, सम केमिकल मैसेंजर्स नेम न्यूरोट्रांसमीटर्स। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं न्यूरॉन ट्रांसमीटर, आर रिलीज्ड ड्यूरिंग साइनेप्सिस कम्युनिकेशन। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनके थ्रू मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ये रिलीज होते हैं जब ये रिलीज होते हैं जब साइनेप्स कम्युनिकेशन होता है। साइनेप्स कम्युनिकेशन कब होगा? जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होंगे। तो जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ जाते हैं तो उसमें से क्या रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को फ्लो कराने का काम करता है। समझे मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब साइनेप्स का डायग्राम समझिए। ये आपका क्या है? एक न्यूरॉन है, ये पूरा न्यूरॉन है। ये क्या है भाई? आपके एक्सॉन टर्मिनल। ये एक नर्व एंडिंग इसको बोलते हैं, नर्व एंडिंग भी बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। अब इस एक्सॉन टर्मिनल का अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ा हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पर जब आप माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे तो इनके बीच में कुछ गैप बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। तो ये जो गैप है बीच का, ये जो बीच वाला गैप है, ये क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, साइनेप्स क्या है? ए माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। समझ गए? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम आपने समझ लिया। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर अभी भी कोई डाउट है टॉपिक से रिलेटेड तो मेरा वही जवाब है आपके लिए कि कमेंट सेक्शन में बता देना, हम जल्दी से जल्दी आपको उसका आंसर करा देंगे। तो पढ़ते हैं अगले टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देखिए, देयर आर टू मेन पिलर्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। देयर आर टू मेन पिलर्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या क्या है भाई? क्या क्या है? पहला है आपका CNS और दूसरा है आपका PNS। जो आपके सिलेबस में है, दो तरीके के नर्वस सिस्टम है। पहला है आपका CNS और दूसरा है आपका PNS। इसके अलावा भी दो होते हैं, मैंने कुछ एडिशनल चीजें ऐड करी हैं। एक होता है ANS और दूसरा होता है ENS। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें इनके बारे में बता रखी हैं। तो सिलेबस में आपके क्या है? CNS एंड PNS। इन दोनों के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगर हम CNS की बात करें, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। समझ रहे? पहला क्या है? ब्रेन और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, अगर हम ब्रेन के बारे में बात करें तो ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप सभी को पता है, तो बेसिक सी चीज है, ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो कौन है? ब्रेन है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी ये बटा होता है 3 मेजर पोर्शंस में। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के 3 मेजर पोर्शंस होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर यहाँ तक? आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कंट्रोल सेंटर होता है आपकी बॉडी का, और ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्लियर? चलिए देखिए, पहले यहां से समझिए फोर ब्रेन क्या होता है। देखिए, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ cerebrum. It consists of cerebrum, responsible for intelligence and memory leading. समझे? यानी जो फोर ब्रेन होता है वो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम प्रेजेंट होता है। सेरिब्रम की वजह से ये जितनी भी मेमोरीज वाली चीजें होते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है, वो आपके कौन से पोर्शन में होती हैं? फोर ब्रेन के अंदर होती है। समझे? दूसरा है आपका मिड ब्रेन। इट कंट्रोल ऑफ रिलैक्सेस फॉर विजन एंड हियरिंग। इट कंट्रोल्स ऑफ रिफ्लेक्सेस ऑफ विजन एंड हियरिंग।
विजन्स और हियरिंग्स के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। तीसरा है आपका हिंड ब्रेन। कौन सा ब्रेन? हिंड ब्रेन। चलिए देखिए हिंड ब्रेन क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेड्यूला। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम एंड मेड्यूला। ये बना हुआ होता है सेरिबेलम और मेड्यूला से, ठीक है। मेड्यूला मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ETC। जो आपकी मेड्यूला होती है वो बेसिकली कंट्रोल करती है आपकी बॉडी में होने वाले इनवॉलेंटरी एक्शंस को। पढ़ा है इनवॉलेंटरी एक्शंस? देखिए मैं बताता हूँ। दो तरीके के एक्शंस होते हैं, पहला वॉलेंटरी और दूसरा होता है इनवॉलेंटरी। जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो ऐसे एक्शन होते हैं जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं, यानी जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। सपोज कीजिए मुझे बोलना है तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना मैं चुप हो जाऊंगा। तो ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में है। मुझे चलना है ये भी मेरे कंट्रोल में है, मुझे हाथ ऊपर करने ये भी मेरे कंट्रोल में है। तो दो चीज़ें आपके कंट्रोल में है वो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, जैसे दिल का धड़कना, ब्रीदिंग, है ना, और आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें इनवॉलेंटरी एक्शंस के अंदर आती हैं। ब्लड का फ्लो होना, ये भी इनवॉलेंटरी एक्शन है। आपके कहने से ब्लड रुकेगा तो नहीं, दिल का धड़कना बंद तो नहीं होगा। ये उसने धोखा दे दिया कि आज से मैं दिल को धड़काना ही बंद कर दूंगा ताकि किसी को देख के वो धड़के ना। तो ऐसा तो होता नहीं भाई। पहली चीज़ तो वो धड़कने वाली बात या दिल दुखने वाली बात, ये तो ये सब प्यार मोहब्बत की चीज़ों के अंदर अच्छी लगती हैं। बेसिकली फंक्शन जो होता है हार्ट का वो ब्लड को पंप करना होता है। तो किसी का दिल दुखता नहीं है बेसिकली, या हर्ट नहीं होता कोई इस तरह से। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड। इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल ऑफ नर्व्स। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल बंडल की तरह होती है। किसका बंडल? नर्व्स का। एक लंबी सी ट्यूब बनी होगी नर्व्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ये जो बोन्स आपको नजर आ रही है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर है। ये तो प्रोटेक्टिव लेयर है बोन्स की, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसके अंदर नर्व्स की एक बंडल यानी एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से होकर ही सारे न्यूरॉन्स ट्रांसमिट होते हैं आपके ब्रेन से, यानी ब्रेन से जो नीचे बॉडी में न्यूरॉन्स जाएंगे वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएंगे, और जो आपकी बॉडी के न्यूरॉन्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर ही आपके ब्रेन में जाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो बेसिकली एक ब्रिज का काम करती है आपकी बॉडी में इम्पल्सेस को फ्लो कराने के लिए। यानी ब्रेन के सिग्नल बॉडी में वो भी स्पाइनल कॉर्ड से होकर जाएंगे, और बॉडी से जो ब्रेन में आएंगे वो भी स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर आएंगे। तो दीज बंडल ऑफ नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट इंफॉर्मेशंस, अभी मैंने आपको बताया, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। ये जो बंडल्स होते हैं नर्व्स के या नर्वस सिस्टम के, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशंस को। क्लियर भाई यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? CNS पढ़ा। क्या पढ़ा? CNS पढ़ा। अब नेक्स्ट आपका क्या है? PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका PNS या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी जो PNS होता है उसके दो पोर्शंस होते हैं। जैसे CNS के दो पोर्शन थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS के क्या थे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसी तरह से PNS के दो मेजर पोर्शंस है, पहला है क्रेनियल नर्व और दूसरा है स्पाइनल नर्व, ठीक है। देखिए क्रेनियल नर्व क्या होती है? कनेक्ट द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी ये ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करने का काम करती है। समझे? ये कौन सी नर्व्स होती है? ऐसी नर्व्स जो ब्रेन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करने का काम करती हैं। यानी ये जो नर्व्स होंगी वो बेसिकली कहाँ पाई जाएंगी? ब्रेन्स में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? ब्रेन में पाई जाएंगी। दूसरा है आपका स्पाइनल नर्व। कनेक्ट द स्पाइनल कोड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये करती है कनेक्ट किसको? स्पाइनल कोड को। जो स्पाइनल कोड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट होती है, किसके थ्रू? स्पाइनल नर्व के थ्रू। और ये प्रेजेंट होंगी किसके अंदर? स्पाइनल कोड के अंदर। किसके अंदर? स्पाइनल
कोड के अंदर। दोनों चीजें समझ आ गई। सीएनएस के दो पार्ट थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। अब पीएनएस के भी दो पार्ट हैं, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन के अंदर, जो कनेक्ट करती है डिफरेंट के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ब्रेन से। इसी तरह से स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल नर्व, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कनेक्ट करती है स्पाइनल कोड को। समझ गए यहाँ तक? चलिए भाई आगे देखते हैं। आगे है आपका एएनएस। मैंने आपको बताया थी कि आपके सिलेबस में दो ही चीजें हैं बस। पहला है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एएनएस और एक और है जिसको हम बोलते हैं ईएनएस। चार चीजें हैं, ये दो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। देखते हैं चलिए आगे। एएनएस क्या होता है या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनॉमिक भी बोलते हैं, ऑटोनोमस भी बोलते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी ये जो पार्ट होता है वो किसका होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है, यानी पीएनएस का। किसका पार्ट होता है? पीएनएस का पार्ट होता है, जो कंट्रोल करता है बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को। जो क्या करता है? बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए, इट रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज है, जैसे हार्ट बीट हो गई, यानी हार्ट का फंक्शन हो गया, हमारे लंग्स का फंक्शन हो गया, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फंक्शन हो गया। तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? एएनएस करेगा या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करेगा। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए, अब ये जो एएनएस होता है उसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और कंफ्यूज करने वाली हैं, तो इस चैप्टर को जितना ज्यादा ध्यान से आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा ध्यान से पढ़ो। तो एएनएस के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, पहले सिंपैथेटिक के बारे में बात करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लाइट टू फ्लाइट सिस्टम। आपने पढ़ा होगा फ्लाइट टू फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो वो जो फ्लाइट टू फ्लाइट रेस्पॉन्स होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लाइट टू फ्लाइट सिस्टम के थ्रू होता है, जो किसका पार्ट होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऐसे बोल सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही फ्लाइट टू फ्लाइट सिस्टम कहलाता है, जो कि पार्ट है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। ठीक है भाई, देखिए, इट प्रिपेयर्स बॉडी फॉर स्ट्रेसफुल एंड emergency situations by increasing heart rate। आपने देखा होगा कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, कोई भी ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाए, आप नर्वस हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो उसको इंक्रीज कराने का काम इमरजेंसी सिचुएशन में, स्ट्रेस वाली सिचुएशन में किसका होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है। समझे? और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये फ्लाइट टू फ्लाइट रेस्पॉन्स में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, जिसका नाम होता है एड्रीनेलिन। क्या होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन also known as stress hormone। क्लियर है भाई? चलिए, इट फंक्शंस टू इंक्रीज अलर्टनेस इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में अलर्टनेस इंक्रीज करने में इन हॉर्मोन्स का हाथ होता है, ये इस वाले सिस्टम का हाथ होता है। हमारी बॉडी जो अलर्ट फील करती है, आप बाइक चलाते हो कभी, तो जो बाइक चलाते में अलर्टनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होती है, जो किसका पार्ट है? एएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये एएनएस के पार्ट चल रहे हैं दोनों। देखिए, इट इज रिलैक्सिंग आवर बॉडी। ये हेल्प करता है किसमें? हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में। सिंपैथेटिक ने क्या किया था? सिंपैथेटिक ने हमारी बॉडी का हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया था। अब ऐसी कोई चीज होती होगी जो हमारे बॉडी के हार्ट रेट को कंट्रोल करेगी, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हार्ट रेट बढ़ता है और फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। तो हार्ट रेट बढ़ाने का काम किसका होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और उसको नॉर्मल करने का काम किसका होता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। देखिए, ये हमारी बॉडी को क्या करता है? रिलैक्स करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट एंड डाइजेस्ट हार्मोन। इसको हम रेस्ट या डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। इट प्रोमोट्स रिलैक्सेशन
एंड रिकवरी बाय स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट। अभी मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक नर्व ने क्या किया था, हार्ट रेट को बढ़ा दिया था स्ट्रेस के सिचुएशन में, लेकिन बाद में जो हमारा हार्ट रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल करने का काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी। इसके बाद में मैंने आपको एक चीज और बताई थी जिसका नाम था ENS। क्या था? ENS। देखिए ENS मीन्स एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए a third component enteric nervous system is sometime can be considered part of ANS। ANS का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ENS, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है किसके लिए? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए। किसके लिए होता है भाई? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए। It is also known as second brain. It is also known as second brain. Second brain कौन कहलाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। जो ENS होता है या एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है, ये सेकंड ब्रेन भी कहलाता है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शन होते हैं? अभी आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, क्या क्या चीज़ें मेजर्स होती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। अब आप देखेंगे नर्वस सिस्टम के क्या मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला मेजर फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आप सभी को पता है। दूसरा है रिसीविंग इंफॉर्मेशन। रिसीव कौन करता है? सेंसरी नर्व्स। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स। थ्रू सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन के बारे में पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज है। दिस इंफॉर्मेशन सेंट ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। और यानी जो सेंस ऑर्गन है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे और रिसीव करके किसके पास भेजेंगे? ब्रेन के पास भेजेंगे। क्या करने के लिए? प्रोसेसिंग करने के लिए, कि ये जो स्टिमुलस मेरे पास आया है उसको मैं किस तरह से रिएक्ट करा सकता हूँ। वो जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी? आपकी ब्रेन के अंदर होगी। देखिए अब क्या चलेगी? प्रोसेसिंग की प्रोसेस चलेगी। प्रोसेसिंग होगी यानी जो सेंसरी नर्व ने इलेक्ट्रिक इंपल्सेस लिए वो कहाँ पहुंचा दिए? ब्रेन में पहुंचा दिए। अब ब्रेन उन सिग्नल्स को, उन इंपल्सेस को क्या करेगा? प्रोसेस करने का काम करेगा। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड डिसाइड द एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन द सेंसरी डेटा। जो सेंसरी डेटा ब्रेन में पहुंचा है उस सेंसरी डेटा के अकॉर्डिंग अब वो रेस्पॉन्स कराने का काम करेगा। उसके बदले में ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, समझ रहे हो? तो उसके बदले में जो ब्रेन सिग्नल भेजेगा वो क्या है? एक इंफॉर्मेशन है जो आपकी कहाँ पहुंचेगी? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचेगी। अब सपोज कीजिए ये मेरा हाथ है और ये जो स्किन है वो एक सेंसरी ऑर्गन है। इस सेंसरी ऑर्गन से कौन कनेक्ट है? सेंसरी न्यूरॉन्स कनेक्ट है। कौन कनेक्ट है? सेंसरी न्यूरॉन। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएंगे। सपोज कीजिए मैं उंगली में यहाँ पर टच करूँ तो मुझे कुछ फील होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस है फ्लो होकर कहाँ पहुंचेंगे? ब्रेन में पहुंचेंगे। अब ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद वापस भेजेगा, जिससे आपको ये चीज फील होगी कि यहाँ पर आपको किसी चीज ने टच किया है, ठीक है। तो प्रोसेस हो गई। प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? मोटर फंक्शन होगा। अब जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग द नर्वस सिस्टम सेंस इंस्ट्रक्शंस टू मसल। प्रोसेस के बाद में जो ब्रेन होगा वो इंस्ट्रक्शंस भेजेगा किसके पास? मसल्स और ग्लैंड्स के पास, जो अलाउ करेगी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए। बॉडी को रिएक्ट करने के लिए, समझे मेरी बात? नर्वस सिस्टम से क्या क्या गया? सिग्नल्स गए ब्रेन में, फिर ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वापस से भेजा, जिससे आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। समझ गए? अब जब मोटर न्यूरॉन आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस भेजेगी तो आपकी बॉडी क्या करना शुरू कर देगी? रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी भाई? रेस्पॉन्स करना शुरू कर देगी। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब नर्व्स की बात करते हैं। टाइप ऑफ नर्व्स देखते हैं। टाइप ऑफ नर्व्स क्या होती है? कितने तरह की नर्व्स होती हैं? दो तरह की होती हैं, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। देखिए इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन। इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन, यानी
ये कैरी करती हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को, कहाँ से, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के लिए। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई चीज़ टच कर रहा हूँ, ये स्किन क्या है, मेरे सेंसरी ऑर्गन है, इस सेंसरी ऑर्गन से जुड़ी हुई है सेंसरी नर्व, ये यहाँ से सिग्नल्स को कहाँ लेकर जाएंगी, मेरे ब्रेन में लेकर जाएंगी। तो ऐसी नर्व जो सेंसरी ऑर्गन से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को ब्रेन में लेकर जाएं, वो नर्व्स क्या कहलाती हैं, सेंसरी नर्व कहलाती है। क्लियर। दूसरा क्या है, मोटर नर्व। इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स और ग्लैंड। ऐसी नर्व्स जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को ब्रेन से कहाँ लेकर जाएं, मसल्स या ग्लैंड में लेकर जाएं, मसल्स या ग्लैंड में लेकर जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए कोई पिन चुभाई हाथ में, कहाँ पर चुभाई, सेंसरी ऑर्गन पे चुभाई। सेंसरी ऑर्गन से कौन कनेक्टेड है, सेंसरी नर्व कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को यहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे, ब्रेन में पहुँचाएंगे। अब ब्रेन इन सिग्नल्स को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू उन सिग्नल्स को कहाँ पहुँचाएगा, आपकी स्किन पे या आपकी मसल में पहुँचाएगा, जिससे आपकी मसल रिएक्ट करेगी। समझ रहे हैं मेरी बात। सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन सिग्नल्स को ब्रेन में लेकर जाती है, और ब्रेन से सिग्नल वापस मसल तक लाने वाले या ग्लैंड्स तक लाने वाले नर्व क्या कहलाते हैं, मोटर नर्व कहलाते हैं। एक और होते हैं मिक्सिंग नर्व बोलते हैं, जिसको मिक्स नर्व बोलते हैं, जो सेंसरी और मोटर दोनों की तरह फंक्शन करते हैं। यानी वो सिग्नल्स को ब्रेन में लेकर भी जा सकते हैं और ब्रेन से सिग्नल लेकर भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन और क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क। देखिए, ए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन इनवॉलेंट्री एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री एक्शन है रिस्पॉन्स के लिए, स्टिमुलस के लिए। कैसे, आपने कभी देखा हो कि अगर आप किसी गर्म चीज को छू गए तो आप बिना सोचे उस पे से तेजी के साथ अपना हाथ वापस हटा लेते हो। तो गर्म चीज को छूने के बाद हाथ को एकदम से हटा लेना, ये एक पार्ट है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। यानी एक एग्जांपल है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली है क्या, इनवॉलेंट्री एक्शन है जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक एक्शन है जो रेस्पॉन्स करता है किसके लिए, स्टिमुलस के लिए, विच अकर विदाउट एनी कॉन्शियस थॉट, जो करता है बिना किसी कॉन्शियस थॉट के, यानी आपको सोचने का भी मौका नहीं देता। बिना सोचे किसी भी हार्मफुल या किसी भी गर्म चीज पर या किसी भी नुकीली चीज पर हाथ लगाकर वापस हटा लेना, ये एक एग्जाम्पल है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। It is a rapid action that involves the nervous system to protect our body. It is rapid action that involves the nervous system to protect our body. ये एक रैपिड एक्शन है जिसमें इन्वॉल्व होता है कौन, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। क्या करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, सपोज कीजिए ज़्यादा टेम्परेचर है किसी चीज़ पर लगा हुआ, तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है क्योंकि वो हमारे स्किन को जला सकती है। तो ऐसी कंडीशन में गर्म चीज़ पर हाथ लगा दिया, आप एकदम से अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेस होती है रिफ्लेक्स एक्शन की। क्योंकि ये एक एक्शन कैसा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलता। ठीक है, एग्जाम्पल, पुलिंग योर हैंड अवे बाय टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल है, पुलिंग योर हैंड अवे बाय टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। किसी भी गर्म चीज को छूने के बाद अपने हाथ को एकदम से पीछे हटा लेना, ये एक एग्जाम्पल है किसका, रिफ्लेक्स एक्शन का। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली है क्या, एक ऐसा पाथवे है जिस पाथवे से रिफ्लेक्स एक्शन के लिए न्यूरॉन्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ऐसा पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन को कराता है, वो पाथवे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे, देखिए रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे दैट रेगुलेट्स रिफ्लेक्स एक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक ऐसा पाथवे है जो रिफ्लेक्स एक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है। इट इज अ रूट थ्रू नर्व इम्पल्सेस
ये एक रूट है जिससे होकर नर्व इम्पल्सेस क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन, फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन। एक ऐसा रूट या एक ऐसा पाथवे जिससे होकर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रेवल करते हैं कहाँ, रिसेप्टर से लेके ब्रेन तक। मैंने गर्म चीज को छुआ, यहाँ से छुआ, तो ये वाला पार्ट क्या है, रिसेप्टर है ना। अरे स्टिमुलस को रिसेप्ट किसने किया, एक्सेप्ट किसने किया, ये वाले पोर्शन ने। तो यहाँ से जो सिग्नल जाएंगे कहाँ तक पहुँचेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, ब्रेन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये जो पाथवे होगा पूरा इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कराने के लिए, जो ऐसा पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन को करा रहा है, वो पाथवे क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। ठीक है भाई, सामने देखिए इस डायग्राम से समझिए। सबसे पहले क्या है, रिसेप्टर है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क में देखिए सबसे पहले क्या है, रिसेप्टर है जो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को। यानी किसी गर्म चीज को मैं छू रहा हूँ तो मेरा हाथ क्या है, बेसिकली रिसेप्टर है जिसने डिटेक्ट किया स्टिमुलस। अब यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्ट करेंगे और इसे कहाँ तक लेकर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कहाँ पहुंचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाएंगे। रिसेप्ट किया, स्टिमुलस को डिटेक्ट किसने किया, रिसेप्टर्स ने। अब रिसेप्टर से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम कौन करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन करेंगे। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स मैंने आपको बताए थे, इसके बीच में एक और न्यूरॉन होता है जिसको बोलते हैं रिले न्यूरॉन। अब ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये इम्पल्सेस को कहाँ लेकर जाएंगे, रिले न्यूरॉन के पास लेकर जाएंगे। किसके पास लेकर जाएंगे, रिले न्यूरॉन के पास लेकर जाएंगे। और रिले न्यूरॉन जो होता है वो कम्युनिकेट कराने का काम करता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ठीक है, ये बिचौलिया है। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, जो एक्सचेंज ऑफ न्यूरॉन्स होगा, वो किसके थ्रू होगा, रिले न्यूरॉन के थ्रू होगा। ये बिचौलिया है एक तरह से जो कम्युनिकेट कराने का काम करता है सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। अब रिले न्यूरॉन के पास इम्पल्सेस आ गए, अब ये इम्पल्सेस किसके पास भेजेगा भाई, मोटर न्यूरॉन के पास भेजेगा। अब ये जो मोटर न्यूरॉन होगा ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लेकर कहाँ जाएगा, इफेक्टर के पास जाएगा। ऐसे पोर्शन के पास जाएगा जो पोर्शन इफेक्ट हो रहा है, जिसने स्टिमुलस को टच किया है, ये वाले पार्ट के पास। ठीक है, अब इफेक्टर क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्ड करेगा। मैंने किसी गर्म चीज को छू रखा था, वहां पर कौन मौजूद थे, रिसेप्टर थे, उन्होंने गर्म चीज को डिटेक्ट कर लिया और वहां से सिग्नल लेकर कौन पहुंचा, सेंसरी न्यूरॉन पहुंचा। किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पहुंचा, रिले न्यूरॉन के पास, कि मुझे ये सिग्नल किसको देने हैं, मोटर न्यूरॉन को देने हैं। अब यहाँ से सिग्नल्स मिले तो ये सिग्नल कहाँ लेकर गया भाई, मोटर न्यूरॉन के पास लेकर गया। अब वो मोटर न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट थे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब ये स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल किसके पास लेकर गया, मेरे इफेक्टर के पास, यानी जिसने स्टिमुलस को टच कर रखा था, जिसने गर्म चीज को छू रखा था, इफेक्टर के पास गया। अब जब इफेक्टर के पास पहुंचा तो इसने क्या किया, रेस्पॉन्ड किया। रेस्पॉन्ड क्या करेगा, अगर मैंने गर्म चीज को छू रखा है तो मैं अपने हाथ को पीछे खींच लूंगा, ये क्या हो गया, मेरे लिए रेस्पॉन्ड हो गया। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्स आर्क होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो फंक्शन करता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई होगी। डायग्राम से समझिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए ये क्या है, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, रिसेप्टर है। क्या है, रिसेप्टर। क्या है भाई, रिसेप्टर है। अब इस रिसेप्टर से, ये जो रिसेप्टर है ये क्या है, बेसिकली एक सेंस ऑर्गन है। क्या है, सेंस ऑर्गन। अब इस सेंस ऑर्गन से कौन जुड़ी हुई होंगी, सेंसरी न्यूरॉन जुड़े होंगे। ठीक है, अब मैंने गर्म चीज को छुआ तो रिसेप्टर यानी सेंसरी, सेंस ऑर्गन से जो सेंसरी न्यूरॉन है, यहाँ के इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को कहाँ लेकर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएंगे। किसके पास लेकर जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर जाएंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक न्यूरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। अब ये रिले न्यूरॉन क्या करेगा, कम्युनिकेट कराएगा सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। यहां से इंपल्सेस लेके गया सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है रिले न्यूरॉन। अब ये कम्युनिकेट कराएगा, यानी जो न्यूरॉन ये लेकर आया है उसको मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, रिले न्यूरॉन करेगा। यहाँ तक इंफॉर्मेशन आ गई इंपल्सेस के थ्रू। अब यहाँ से रिले न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर किसके पास पहुंचाएगा,
मोटर न्यूरॉन के पास पहुंचाएगा। अब ये मोटर न्यूरॉन इम्पल्सिस को कहाँ लेकर जाएगा भाई? इफेक्टर के पास लेकर जाएगा। किसके पास लेकर जाएगा? इफेक्टर के पास लेकर जाएगा। अब जब इफेक्टर के पास लेकर जाएगा तो इफेक्टर स्टिमुलस के लिए क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा और ये अपने हाथ को कहाँ खींच लेगा? पीछे की तरफ मूव कर लेगा। अब ये जो सारी प्रोसेस हुई, ये सारी प्रोसेस क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस में जिस पाथवे का इस्तेमाल हुआ, यानी ये एक रास्ता है जहां से इंपल्सेस ने मूवमेंट की, तो ये पूरा रास्ता जो होगा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स आर्क कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और चैप्टर से रिलेटेड अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हम जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको करा देंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 46 मिनट।